एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है मेरा सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था इन वन शॉट। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बट एक बात है कि ये जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 3 जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, बेसिकली हम लोग इसका 3 पार्ट करेंगे। जिसमें पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा टोटल एग्रीकल्चर के बारे में, देन आफ्टर इंडस्ट्री सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में बताएंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे क्या एग्रीकल्चर होता क्या है और एग्रीकल्चर का पूरा कहानी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को बच्चे। तो देखो एग्रीकल्चर क्या होता है। पहला क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का जो इकोनॉमी है उसके लिए एग्रीकल्चर एज अ बैकबोन काम करता है, बिकॉज विदाउट एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है सर। इंपॉर्टेंस क्या है, पहला जो मेरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस। देखो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर का, वो काफी ज्यादा है। जीडीपी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 17.4%। 17.4% क्या है जीडीपी की तरफ उसका कंट्रीब्यूशन किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड होता था, यानी लोग जीते थे। ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा ना तो इनकम सोर्स कोई था ही नहीं उस जमाने में, क्योंकि एग्रीकल्चर को लोग क्या सोचते थे, यही काम है। जैसे अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, बिजनेसेस हो गया, बट पहले के जमाने में लोग टोटली डिपेंडेंट किसमें थे, इनकम सोर्स के लिए, एग्रीकल्चर पे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अच्छा, फूड ग्रेन्स का भी एक सोर्स था, खाने पीने का जितना भी सामान था वो कहां से आता था, विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम से आता था। ऐसा तो है नहीं कि बिना एग्रीकल्चर के खाना प्रोड्यूस हो जाए, नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर एक बात समझ नहीं आया, बहुत यहाँ पे कलेश होता है बच्चे लोग का दिल में कि सर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो उसमें एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता था। एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर कैसे मदद करता था, ये क्वेश्चन ही, सवाल पूछना ही तुम लोगों का गलत है। क्यों पता है, एक बात बताना कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में बताया था कि रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चरल सेक्टर से कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो एक बात बताना, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई रोल नहीं है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? है सर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जब तक रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा तब तक आप कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो 2 तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद करते थे। सबसे पहला है रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और दूसरा है कि जो फिनिश्ड गुड्स है उसको खरीदते थे। फिनिश्ड गुड्स जो इंडस्ट्री से बन के आता था वो लोग खरीदते थे। फिनिश्ड गुड्स यानी मशीनरी, समझे? और उस मशीन के हेल्प से क्या वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू में कोई सेक्टर कंट्रीब्यूट किया है तो वो किया है एग्रीकल्चरल सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर 100% वर्कफोर्स है तो 100% में मोर देन 70 to 75% एंगेज होते थे किसमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। इंडस्ट्री में नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होते थे, सिर्फ होते थे प्राइमरी सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो क्या एंगेज होते थे। इंडस्ट्री में नहीं होते थे क्योंकि उस जमाने में ओनली इनकम सोर्स के लिए लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे। ठीक है, ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या है, वो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो फीचर्स क्या है, नंबर 1 है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमेशा याद रखना कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं किए थे, इसीलिए जो इंडियन फार्मर्स थे वो किस पे डिपेंड होते थे, रेनफॉल पे डिपेंड होते थे फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी का बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। देखो एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर अपने कंजम्पशन के लिए हम लोग फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड अगर मार्केट में बेचने के लिए अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। बट
ये है सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग, यानी ना ही वो सबसिस्टेंस है पूरा पूरी और ना ही वो कमर्शियल है, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब कुछ पार्ट हम लोग खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं और कुछ पार्ट हम लोग बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बता रहे हैं, फीचर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स। इंडियन जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर काफी टाइप्स के क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं कि एक क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग आप लोग सुने होंगे नाम। तो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही जमीन पे अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करना, तो इसको कहते हैं क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर। देखो इंडियन इकोनॉमी में बहुत टाइप्स के फार्मर है, एक हम लोग का है स्मॉल फार्मर और एक है हमारे क्या, मार्जिनल फार्मर। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए काफी बेनिफिट हो चुका था क्या, प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर। यानी कि प्रीडोमिनेंस का मतलब क्या होता है सर, कि जो प्रीडोमिनेंस स्मॉल फार्मर से, देखो हम एक बात बताएं कि मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर दोनों होते थे। इसमें क्या हुआ ना कि सब डिवीजन और एक फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बोल के होता है। आगे मैं चैप्टर को आप लोगों को समझाते वक्त ये चीज बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लो कि इसमें क्या होता था ना कि जो फार्मर्स होते थे वो कल्टीवेट करते थे एक छोटा पीस ऑफ लैंड, मींस एक टुकड़ा लैंड का एक टुकड़ा कल्टीवेट करते थे। और बहुत सारे ऐसे लैंडलेस फार्मर थे जो कि सिर्फ क्या थे, उनके पास लैंड नहीं था, उनके पास खुद का लैंड नहीं था, वो लोग क्या करते थे, दूसरे का लैंड में जाकर के कल्टीवेट यानी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, समझ गए बब्बू, वेरी गुड। नेक्स्ट है लार्ज इनइक्वालिटीज। एक बात बताना, लार्ज इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज इनइक्वालिटीज। देखो लार्ज इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि जो रिच और पुअर फार्मर थे उन लोगों के बीच में काफी इनइक्वालिटी था इन टर्म्स ऑफ इनकम। इनकम का सोर्स को लेकर के काफी उन लोगों के बीच में इनइक्वालिटी था, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट आया फीचर्स में, क्या, लार्ज इनइक्वालिटीज। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है क्या, देखो डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स का जरूरत 5 है बट उसमें 8 वर्कर्स एंगेज है उस काम को करने के लिए, तो 3 जो सरप्लस वर्कर है वो लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। व्हाई, बिकॉज उन लोगों का वहां काम नहीं है, बावजूद वो लोग क्या कर रहे हैं, उस काम में एंगेज है। वर्कर 5 ही है जरूरत है बट कर कितना रहे, 8। तो ये डिफरेंस जो 3 वर्कर है इसको कहेंगे क्या, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है देखो आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स। जरा बताना, एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं होते थे, क्या होते थे, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स। यानी जो पहले का जमाना में जैसे कि यूज होता था वैसे, नई इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए कोई मशीन यूज किया जाता था, नई प्रोडक्शन पर्पस के लिए कोई मशीन यूज किया जाता था, बस ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्या यूज होते थे। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। व्हाई सर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स यूज होते थे, इसीलिए जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी था वो क्या था, लो था। नेक्स्ट क्या है, डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। देखो लैंड टेन्योर सिस्टम में वो डिफेक्टिव क्यों था, क्योंकि सर देखो हर एक एरिया में जो लैंड था वो ब्रिटिश क्या किया था ना कि बिग लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा छूट मिल गया था। बिग लैंडलॉर्ड्स को, जो बड़े बड़े रिच फार्मर्स थे या लैंडलॉर्ड थे, वो लोग क्या था, ज्यादा छूट मिल गया था, वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे किसको, स्मॉल फार्मर्स को। स्मॉल फार्मर्स से ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, स्मॉल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। इसीलिए सेकंड पॉइंट हमारा बनता है प्रॉब्लम्स में डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। देन आता है क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन। सब डिविजन का मतलब क्या होता है कि कोई फार्मर है, उसका छोटा छोटा पीसेस ऑफ लैंड है अलग अलग जगह पे, ठीक है, उसको कहते हैं सब डिविजन। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि टुकड़ा बांटना, किसके बीच में, फार्मर्स का ही अलग अलग क्या लैंड बांटना, अलग अलग एरिया में लैंड उसका होना, तो वो है प्रॉब्लम ऑफ सब डिविजन। नेक्स्ट क्या, कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। वही सेम चीज, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते थे, कौन, फार्मर्स लोग फार्मिंग करने के दौरान, इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी कम था। लैक ऑफ फाइनेंस, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते थे उन लोगों के पास इतना कोलैटरल नहीं होता था कि वो लोग क्या जमींदार से लोन ले सके, इसीलिए लैक ऑफ फाइनेंस, पैसा कम होने के कारण वो लोग नया नया टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी। देखो अगर पैसा कम है, अगर नॉलेज कम है, तो इसके कारण जो मार्केटिंग फैसिलिटी है, अगर वो लोग बेचना चाहे अपना प्रोड्यूस को, तो उसमें भी उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। किन लोगों को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को।
ठीक है। तो ये था क्या क्या इंपॉर्टेंस, फीचर्स और प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी होगा। तो अब बात करेंगे क्या मेजर्स के बारे में, यानी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या मेजर हो सकते हैं। तो देखो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म्स और अदर रिफॉर्म्स। समझो, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये जो पहला पॉइंट है, जो इंटरमीडियरीज था, जो बीच में रहते थे, बीच में यानी फॉर एग्जांपल कि मैंने आपके नाम पे 1 लाख रुपीज इशू किया, अब मेरा और आपका जो ट्रांजेक्शन अगर डायरेक्ट है तो 1000 रुपीज आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर 1000 रुपीज इशू किया हूं मैं और आपके बीच तक, आपके तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मीडिएटर है, तो वो भी कुछ कुछ पैसा लेंगे। तो क्या 1000 का 1000 डायरेक्ट पहुंचेगा आपके पास? नहीं पहुंचेगा, कुछ अमाउंट कम पहुंचेगा। तो इसको कहते हैं इंटरमीडियरीज। एबोलिशन का मतलब खत्म करो किसको? इंटरमीडियरीज को। नेक्स्ट है टीनेंसी रिफॉर्म्स। तो वही चीज है, टीनेंसी का टेनेंट, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, भाड़ेदार, यानी कि भाड़ेदार का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लैंडलेस फार्मर थे जो कि दूसरे लैंडलॉर्ड के जमीन पे काम किया करते थे, और उन लोग जितना भी प्रॉफिट कमाते थे, लैंडलॉर्ड बोलते थे कि हम लोगों को पूरा प्रॉफिट क्या एज ए रेंट तुम हम लोग को दे दो। लेकिन वो देंगे थोड़ी, क्यों देंगे भाई। नेक्स्ट क्या है? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। देखो, लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? हमेशा एक बात पे गौर करना कि जो लैंड सीलिंग है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है ना कि लैंड सीलिंग क्या होता है। देखो, लैंड होल्डिंग, इसका लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि लैंड होल्डिंग, तो लैंड होल्डिंग या लैंड सीलिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड विच एन इंडिविजुअल में होल्ड। वो ये डिटरमाइन करता है कि एक इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा कितना लैंड उसके पास होगा। अगर जितना लैंड उसके पास ज्यादा होगा वो उतना बड़ा बिग फार्मर होगा। ठीक है, वो क्या होगा? बिग फार्मर होगा, और बिग फार्मर होगा तो उसको अलग लेवल का इज्जत मिलेगा यार। समझ गए? कोई परेशानी इसमें? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब बात करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन, कॉपरेशन वर्ड का मतलब समझते हैं? कॉपरेशन, हाँ, तो बस वही चीज है। कॉपरेशन फार्मिंग का मतलब होता है कि वो स्मॉल फार्मर्स को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं अपने लैंड को मर्ज करने के लिए। क्या करते हैं? मर्ज करने के लिए, कि आप लोग अपना लैंड को मर्ज कर लो। छोटे छोटे, मान लो छोटे छोटे 4 स्मॉल फार्मर्स है, छोटे छोटे 4 स्मॉल फार्मर्स है, और चारों फार्मर्स को बोले कि आप अपना लैंड को मर्ज करके एक बड़ा एरिया कवर कर लो, और उस बड़े एरिया में आप लोग क्या करो? प्रोड्यूस करो। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। और एक है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मान लो कि मेरा अलग अलग एरिया पे लैंड है, 4-5 लैंड है। अब हमको कोई बोला कि आप एक काम कीजिए सर, आपका जो भी लैंड है 5 जगह में, आपको मैं एक एरिया में सेम जो आपका लैंड है वो उतना उतना आपको एक बड़ा लैंड दे देता हूं। तो बोले ठीक है। तो हमको क्या पड़ेगा कि 5 जगह पे हमको ध्यान देना नहीं पड़ेगा, मैं एक ही जगह पे क्या स्टक रह करके अपना क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो ये था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। नेक्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल में क्या था? यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, साइंटिफिक टेक्निक्स और मैकेनाइज्ड फार्मिंग। HYV सीड यूज करना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज करना है। साइंटिफिक टेक्निक साइंटिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करे, नया नया मशीन्स पे डिपेंड रहे, नया नया टेक्निक्स को इस्तेमाल करे, ताकि क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ये था टेक्निकल रिफॉर्म। इस टेक्निकल रिफॉर्म में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा एक चीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें काफी मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्या है? अदर रिफॉर्म्स। ठीक है, अब अदर रिफॉर्म्स में क्या थे? देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है, जैसे कि आप नॉर्मल सोचो, फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूं और मैं अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेचना चाहता हूं। अब मान लो हमको खर्च हुआ है मेरा उस प्रोड्यूस को बनाने के लिए 10 रुपया, अब हमको कोई मान लो 11 रुपया दिया, तो 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ मैं उसका इतना ख्याल रखा हूं, बारिश हुआ तो उसका ध्यान रखा हूं, नहीं, हमको ज्यादा चाहिए। तो गवर्नमेंट इंटरफियर करके बोलती है कि कैसा भी प्रोड्यूस हो, आपको कॉस्ट कितना भी लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर 10 रुपया, एक सामान मैं 10 रुपये का बना रहा हूं, वही सामान कोई 12 रुपये का बना रहा है, तो बोलते हैं कि आप 10 का रुपया का खर्चा हो, 12 रुपया खर्चा हो, आपको उस प्रोड्यूस का 15 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक मिनिमम आपको अमाउंट ऑफ क्या पैसा मिलेगा एग्रीकल्चर को, फार्मर्स लोग को, जो लोगों का प्रोड्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी को बेटर करना विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मशीन्स चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज को करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग फैसिलिटीज। मार्केटिंग फैसिलिटीज यानी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट में बेचना है, ताकि क्या प्रॉफिट ज्यादा हो सके। प्रॉफिट कमाने के मेन जो मोटो है वो क्या? प्रॉफिट कमाना। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। अगर मान लो मेरे पास फाइनेंस का कमी है, पैसा का कमी है, तो क्या स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मार्केटिंग फैसिलिटी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो यही सब चीज को क्या करना है ना, हमको ठीक करना है, सही करना है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकता है ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या बेटर हो सके। तो देखो ये सब चीज था क्या, मेजर्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब बात करेंगे क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है सर? देखो, after the adoption of new agricultural technology, we noticed a sudden boost in food grains production in 1967 to 68। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के बाद हम लोग 1967 से 68 के बीच में एक एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बूस्ट नजर आया, हम लोग को बूस्ट देखे। दिस बूस्ट वाज जस्ट लाइक रिवॉल्यूशन। ये जो बूस्ट था वो ऐसा लग रहा था कि कोई रिवॉल्यूशन हो चुका है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में। एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसी बूस्ट को जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हुआ था 1967 से 68 के बीच में, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट किए थे, तो इसी बूस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, एमएस स्वामीनाथन। 1 मार्क का क्वेश्चन में आप लोग का मल्टीपल चॉइस में आ सकता है क्या, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए क्या करना है, एमएस स्वामीनाथन पे लॉक करना है। समझ गया? ठीक है, अब देखो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो मेरे 2 फेज में हुआ, एक मिड 1960s से मिड 1970s और एक मिड 1970s से मिड 1980s। तो देखो जो पहला फेज हुआ, फर्स्ट फेज कब हुआ, मिड 1960s से मिड 1970s। ये कहां हुआ, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। और व्हीट और राइस क्रॉप में हुआ था, 2 क्रॉप में पहला फेज में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है पता है ना, HYV सीड यूज किया गया था, सॉरी HYV सीड्स यूज किया गया था किसके प्रोडक्शन में, व्हीट और राइस का। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया गया था किसके प्रोडक्शन में, ये व्हीट और राइस का। ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं कुछ लड़ाई दंगा हुआ था, ऐसा नहीं बात है। ठीक है, हाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फेज 2 कब हुआ था, मिड 1970s से मिड 1980s। और ये ज्वार, मेज और बाजरा क्या प्रोड्यूस में हुआ था, यानी इन क्रॉप्स में हुआ था फेज 2 में। अब बात करेंगे लास्ट 2 टॉपिक का मेरा, जो कि बेनिफिट्स है या फिर आप उसको अचीवमेंट बोल सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और फेलियर्स के क्या क्या फेलियर्स आया था। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी था, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो था वो काफी हद तक मेरा क्या बढ़ चुका था। सरप्लस प्रोड्यूस, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था तो जो प्रोड्यूस है वो भी क्या मेरा सरप्लस हो रहा था, यानी ज्यादा हो रहा था। समझ गया? कोई परेशानी का बात है यहां तक, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्या है मेरा, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। लोग क्या करते थे पहले, खुद बनाने के लिए सिर्फ खुद खाने के लिए सिर्फ क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। अब क्या वो किए, शिफ्ट किए, कहां से, सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में। यानी कि खाने के लिए तो प्रोड्यूस करना ही है, लेकिन जो सरप्लस बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाएगा, उसको हम लोग मार्केट में बेचेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स या मैकेनाइज्ड फार्मिंग के अडॉप्ट करने से हम लोग एक ही जमीन पे, एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। यानी क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब, जोर से, वेरी गुड, यानी एक जगह पे अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते है। ठीक है, अब आता है फेलियर, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं शॉर्टकमिंग्स। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, तो शॉर्टकमिंग्स क्या है, देखो, रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप। एक बात बताओ, ये सिर्फ किसमें हुआ था, व्हीट एंड राइस, ज्वार, मेज, बाजरा, ये लिमिटेड क्रॉप्स में हुआ था। ऐसा तो नहीं कि हर एक क्रॉप में हुआ था, नहीं, लिमिटेड क्रॉप में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये फेलियर और शॉर्टकमिंग का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में गैप बढ़ते चला गया था। क्यों पता है, देखो, जो पुअर फार्मर थे वो न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस का कमी था, पैसा का कमी था। और जो अमीर व्यक्ति थे, अमीर फार्मर थे, अमीर लैंडलॉर्ड थे, वो लोग क्या यूज कर सक रहे थे इजिली। तो इससे क्या हुआ कि जो रिच और पुअर है, वो लोगों का गैप क्या, डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ते चला गया। और डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है,
पैरिटी, DIFFERENCE, डिफरेंस। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर न्यू टेक्निक्स यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, HYV सीड यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि एनवायरमेंट तो इफेक्ट होगा, साथ ही साथ जो मेरा सॉइल का प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, जो सॉइल का एक लेवल होता है ना अच्छाई वाला, जो हम लोग सैंपल लेके चेक करते हैं लैब में, वो जो लेवल है जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होता है, वो लेवल क्या घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप केमिकल हर एक बार यूज करने लगे तो कोई भी, अगर मान लो कि कोई इंसान है, अब कोई इंसान अगर रोज खराब खाना खाते रहे तो एक दिन उनका क्या तबीयत डाउन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सॉइल का भी तबीयत डाउन हो जाएगा अगर रोज उस पे हम लोग क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते रहे। तो ये था मेरा क्या एग्रीकल्चर वाला पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री एंड देन आफ्टर फॉरेन ट्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।